So write the statement of the theorem. Prove that Euler's phi function is multiplicative. Prove that Euler's phi function is multiplicative. Multiplicative means we have to prove that is phi mn is equal to phi m into phi n. This is the meaning of multiplicative. Phi mn is equal to phi m into phi n. So we will discuss it in two cases, right? Case 1 proof में if m equal to n equal to 1. If m is equal to n is equal to 1, अगर दोनों का वैल्यू 1 है, then what about phi mn जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या हो जाएगा? बता सकते हैं वैल्यू ऑफ phi 1 is phi 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? Phi 1 is taken as 1. ठीक है, the number which is relatively prime to 1, तो आप 1 कंसीडर कर सकते हो. सो phi 1 का वैल्यू हम लोग 1 लेकर आगे प्रोसीड करते हैं. क्लियर? And what about the right hand side? Phi 1 into phi 1, that is 1 into 1, that is 1. So phi mn is equal to phi m into phi n when m is equal to n is equal to 1. अगर दोनों को 1 लेते हैं तो phi mn is equal to phi m into phi n, that is आपका phi फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव. इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं करना था. phi 1 is taken as 1, आपको याद रखना है जस्ट. सो वी विल कंसीडर द नेक्स्ट केस जहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू 1 एंड n इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1. तो राइट केस 2. केस 1 कंप्लीट हो गया सबका. तो राइट केस 2. If m not equal to 1, not equal to n. m और n इंटीजर्स हैं. कैसे इंटीजर्स हैं? कैसे इंटीजर्स लेते हैं m और n को? पॉजिटिव इंटीजर्स. वेरी गुड. तो अगर m नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू n है तो m और n कैसे होंगे?
Better than 1. Very good. So case 2, if m not equal to 1, not equal to n, then as m and n are positive integers, so we can make m is greater than 1, n is also greater than 1. M greater than 1, n is also greater than 1. phi mn को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन phi mn निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? डेफिनेशन से जाएंगे, प्रॉपर डेफिनेशन से। क्या बोला गया है? phi m का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन phi 12 जो मैंने निकाला था प्रॉपर डेफिनेशन को यूज करते हुए, उसमें क्या किया गया था? यस, वी हैव टू मेक अ सेट। एक सेट हम लोग बनाते हैं 0 से लेकर m-1 तक का, एंड उससे फाइंड आउट करते हैं विच नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू m। तो phi mn निकालने का मतलब हम लोग एक सेट बनाएंगे 0 टू mn-1, एंड आपको फाइंड आउट करना है विच नंबर्स आर को प्राइम्स और रिलेटिवली प्राइम्स टू mn। तो लिखिए, देन phi mn is the number of positive integers in the set 0, 1, 2 up to mn-1 which are co-primes to mn, अगेन अगर आपको थ्योरम को अच्छे से समझना है, यू हैव टू पुट एक एग्जाम्पल पैरेलली लेकर घर पे कीजिएगा। m को कुछ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 आपको फिक्स करना है, n को पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 फिक्स करना है, तो mn का वैल्यू क्या निकलता है? एक सेट आप बनाइए, मान लीजिए m को आप 2, n को 3 लेते हो, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, यानी 0 से 5 तक का हम लोग नंबर्स लिखेंगे, एंड सो ऑन। आगे जितना भी डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है उसको आप करके देखिए, एग्जाम्पल पुट करके आपको इजीली ये थ्योरम समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन में, since mn integers in the above set can be uniquely expressed in the form mq plus r, where q lies between 0 to n-1 and r lies between 0 to m-1। ठीक है, एग्जाम्पल से जाओगे तो आपको q का वैल्यू भी दिखेगा, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, r का वैल्यू भी दिखेगा। तो ये प्रूव किया गया है, q lies between 0 to n-1 and r lies between 0 to m-1। Now we know that if a, b and x, थ्योरम हम लोग जीसीडी में कर चुके हैं, उसको यूज करेंगे। तो वी नो दैट इफ a, b and x are integers, then a plus bx comma b, इसका जीसीडी क्या होता है, किसी को याद है? The GCD of a plus bx comma b क्या होना चाहिए? GCD of AB, very good. So we are using this
अभी हमने प्रेजेंटेशन किया है MQ प्लस R से, तो हम लोग GCD निकालेंगे MQ प्लस R एंड M का क्या मिलना चाहिए? ध्यान से दोनों को रिलेट कीजिए एंड बताइए MQ प्लस R कॉमा M का GCD क्या होगा? R कॉमा M, एंड इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं इफ एंड ओनली GCD ऑफ R and M is 1। अगर GCD ऑफ R और M 1 है तो दिस कैन बी रिटन एज 1। If this as equation 1, इसको हम लोग दोबारा यूज करेंगे a प्लस बी एक्स कॉमा बी, तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए thus by the definition of phi m, thus by the definition of phi m there exist phi m values of R, there exist phi m values of R such that GCD of R comma M is 1। ये स्टेटमेंट यस, there exist phi m values of R, there exist phi m values of R such that GCD of R comma M is equal to 1। phi m का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? आपको m से छोटा 0 से m माइनस 1 तक का एक सेट बनाना है और उसमें से नंबर्स पिक करने हैं विच आर रिलेटिवली प्राइम टू m। अगर हम लोग बोल रहे हैं R एंड M का GCD 1 है, दैट मीन्स phi m के डेफिनेशन से R का वैल्यू कितना होना चाहिए? phi m के इक्वल होना चाहिए। जितना phi m का वैल्यू आएगा, यानी जो जो नंबर्स phi m में होंगे वही सारे वैल्यूज के साथ आप m का GCD निकालोगे तो 1 आएगा। क्लियर है? जैसे 5 12 हम आपने 4 निकाला तो 1 वैल्यू आपका आया था 5 7 एंड 11। ओके, सो R का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 1 5 7 और 11, ताकि वो 12 के साथ को प्राइम हो जाए। तो R के कितने वैल्यूज पॉसिबल है? तो 4, दैट मीन्स 5 12, वही कहने का मतलब है। तो R M के साथ क्योंकि प्राइम हो रहा है इसलिए R को हम लोग phi m से रिलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं R का phi m वैल्यूज, एक का नाम हम लोग R1 दे सकते हैं, दूसरे का R2 दे सकते हैं एंड सो ऑन। तो लिखिए नाउ let they are R1 comma R2 dot 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 up to R1 R2 R5M। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ एग्जाम्पल के साथ पैरेलली चाहिए। जैसे हम लोग 5 12 निकाले थे, 5 12 is 4, तो 4 पे कौन कौन सा वैल्यूज था? इट इज 1 5 7 एंड 11। लास्ट डे हमने एग्जाम्पल किया है, तो इसी का हम लोग नाम दे रहे हैं R1 R2 R3 R4। यही बात किया गया हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ R आर पॉसिबल। तो 4 ही वैल्यूज मिल रहा है ना, तो 4 को हम लोग रिलेट कर रहे हैं 5 12 से। सो इसलिए अभी के एग्जांपल में हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज R एंड M का GCD 1 है, सो R के कितने पॉसिबल वैल्यूज निकलेंगे? 5M के बराबर। तो उसका नंबरिंग हमने कर दिया R1 R2 डॉट 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 अप टू R5M। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए let us consider n distinct integers n distinct, ठीक है,
distinct integers SQ is equal to MQ plus R, where Q is equal to 0, 1, 2 up to n minus 1. You will have equation 2. अगर Q का वैल्यू MQ प्लस R में Q का वैल्यू 0 से लेकर n माइनस 1 तक एक एक करके आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. उसका नाम हम लोग SQ करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, each of these integers are prime to m. Each of these integers are prime to m. ये हम लोग पहले दिखा चुके हैं. MQ प्लस R कॉमा M का जीसीडी कितना लिखा था हमने? 1 लिखा था अभी. अगर R और M का जीसीडी 1 है तो उसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए MQ प्लस R के इक्वल है, तो ईच ऑफ दीज इंटीजर्स आर प्राइम टू M. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, दिस implies no two of them have the same remainder with respect to n. जब n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम नहीं मिलेगा. and hence the n integers represented by equation 2 can be expressed in the same order as in equation 1. As equation 2 में आपने XQ नंबर दिया है, तो जैसा हमने पहले जो 0 to mn माइनस 1 नंबर था उसको MQ प्लस R के फॉर्म में लिखे थे, उसी तरह SQ में Q का वैल्यू 0 to n माइनस 1 डाल के जितने भी n इंटीजर्स मिलेंगे उसको भी हम लोग इसी मैनर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मान लेते हैं वो रिप्रेजेंटेशन होगा XS is equal to n into KS plus S, where S is equal to 0, 1, 2 up to n minus 1. ठीक है, सेम काम जो हमने m के लिए किया था अब हम लोग उसको n के लिए कर रहे हैं. तो SQ नंबर्स है 0 से n minus 1, इसको भी अगर हम लोग फिर डिवाइड करते हैं so this can be written as n into some integer plus remainder. MQ plus R था, उसी टाइप से एक रिप्रेजेंटेशन लिया गया है, बुक का ही रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं. सो XS करके मान लिया गया विच इज इक्वल टू n into KS plus S, where ये जो KS हमने लिया है which is K0, where K0, K1 dot up to K n minus 1 are all positive integers. Therefore, from equation 1 we have what will be the GCD of n KS plus S comma S? क्या होना चाहिए बताइए? comma S comma n होगा. n KS plus S जैसा इक्वेशन 1 में यूज किए थे और MQ plus R वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन था, ये दोबारा क्योंकि ले रहे हैं इसलिए एक सफिक्स लेकर हम लोग काम कर रहे हैं. तो n KS plus S comma n, इसका GCD कितना होगा? 1 होने के लिए कंडीशन
GCD of Sn equal to 1. तो इसका GCD Sn होगा which is equal to 1 if Sn is equal to 1, या if and only if भी यूज कर सकते हैं आप। सो जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया था ऊपर, सेम काम को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। S और N का GCD 1 होने का मतलब S के कितने वैल्यूज पॉसिबल है बताइए। अगर उससे पहले वाला R का लॉजिक आपको क्लियर है तो S और N का GCD 1 होने का मतलब S के कितने वैल्यूज पॉसिबल होंगे? फाइव एन, वेरी गुड। सो उसी तरह जैसे हमने R के लिए डिस्क्राइब किया था, S के लिए डिस्क्रिप्शन होगा कि S का भी 5n वैल्यूज पॉसिबल होगा। उसको आप S1 S2 डॉट 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 ऐसे S 5n करके इंडिकेट कर सकते हो। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, consequently there exist 5n integers in the set of integers given in equation 3. In the set of integers given in equation 3 which are co-prime to n, this implies no two of them have the same remainder with respect to m. No two of them have the same remainder with respect to m. Therefore there are 5n integers with remainder r1। मान लेते हैं जो पहला रिमाइंडर मिलेगा उसका नाम है r1, विथ रिमाइंडर r1 with respect to m which are prime to m and n both। अभी हमने डिस्कस किया, जब n से हम लोग निकाल रहे हैं तो वो m के प्राइम होगा, जब m के करस्पॉन्डिंग हम लोग चेक कर रहे हैं तो वो n के प्राइम होगा। तो which are prime to m and n both and are also prime to mn as अगर कोई नंबर है r1 जिसका m के साथ GCD 1 है और कोई नंबर सेम नंबर है जिसका n के साथ GCD 1 है, तो r1 का GCD mn के साथ क्या निकलना चाहिए? 1 ही आएगा। तो एग्जांपल से आप वेरीफाई कर लीजिए इसको। तो r1 का GCD mn के साथ भी 1 आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, thus proceeding in this way each of the integers r1 के बाद हम लोग सेम रीजनिंग r2 के लिए देंगे। तो r2, m भी 1 आएगा, r2, n भी 1 आएगा, तो r2, mn इज ऑल्सो 1। तो ईच ऑफ द इंटीजर्स r2, r3 डॉट 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 r5m तक आपने लिया था, r5m in place of r1 leads to leads to find that there exists phi m into phi n there exists phi m into phi n integers in the set
0, 1, 2 up to mn minus 1, which are prime to mn, which are prime to mn, and hence phi m into phi m integers are, इसी सेट में से लेना है, which are prime to mn, that means that will be equal to phi mn, जो नंबर इस सेट में बिलोंग करते हैं और रिलेटिवली प्राइम टू mn होते हैं, उसी को हम लोग phi mn से इंडिकेट करते हैं. So phi m into phi n is equal to phi mn. So this is very very important थ्योरम, आता है एग्जाम में. फाई फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव है, प्रूव करना है अदर, और आपको डायरेक्टली दिया रहेगा फाई एम एन इज इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एम प्रूव करने के लिए. किसी को कुछ पूछना है? ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे. आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं पूरा, या साथ साथ में लिख रहे हो? नोट्स तो सारा शेयर किया हुआ है ना? किसका कंप्लीट हो गया है? एनीवन? साथ साथ में लिखना, ठीक है, वो भी चलेगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्मेट्स लिटिल थ्योरम. दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. पहले से आप लिख के रखिए, तब नेक्स्ट क्लास जो कल आपका होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, वेडनेसडे तो शायद मेरा क्लास नहीं होता है, लेकिन अगर ऑफलाइन का डिफरेंट रूटीन है तो हो सकता है मैं क्लास लूँगी. तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, सारा इंपॉर्टेंट है. फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, इसका एग्जाम्पल्स आता है. यूलर्स थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ यूलर्स थ्योरम है. विल्सन थ्योरम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोबियस फंक्शन भी आता है. जितना इसके बाद पढ़ना है ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे एक हेल्प चाहिए आप लोग से, इसलिए मैं पूछ रही थी किसने कंप्लीट कर लिया है. मेरे नोट्स में आप लोग के पास तो सारा शेयर किया होगा, मेरे पास लिखा हुआ जो है वो डाइफेंटाइन इक्वेशन तक लिखा हुआ है. उसके बाद कुछ फेरे सीरीज और पेली सीरीज, ये सब नया टॉपिक है. ठीक है, तो उसका मुझे लिख के कोई दे सकते हो? ऑफलाइन कौन कौन आ रहे हैं? कल कोई आ रहे हैं? 2 दिन आपका जो क्लास है ऑफलाइन, कोई आ रहा है कॉलेज? प्रेरणा, आप आ रहे हो? तो मुझे आफ्टर आई थिंक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाद मेरे नोट्स जो मैंने शायद शेयर किया हो, उसमें फेरे सीरीज, पेलीज इक्वेशन, ये सब आपके सिलेबस में पहले नहीं था. लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो बुक से पढ़ाया हुआ था. बुक से छाँट छाँट के मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ाया हुआ है. तो क्या वो आप लिख के मुझे दे सकते हो? पढ़ाने के लिए मुझे वो हैंड रिटन चाहिए. मोबाइल से तो मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, तो मोबाइल में देखना पॉसिबल नहीं होगा. स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है. ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कल मैं दिखा दूंगी अच्छा से कहाँ तक करना है. भी नोट्स खोजना भी थोड़ा टाइम लगेगा. मुझे लगता है वही फेरे सीरीज, पेली सीरीज, इक्वेशन कुछ था, वो सारा चीज़ मेरे पास नहीं लिखा हुआ है. तो अगर आप लोग लिख के मुझे दे दोगे तो पढ़ाने में मुझे थोड़ा ईजी पड़ेगा. ठीक है, तो आज क्लास नहीं छोड़ती हूँ. उसके बाद मेरा सेम 1 के साथ क्लास है. आगे आप लोग थोड़ा सा पहले से लिख के रखो रफ कॉपी में, फिर पैरेलली फेयर कॉपी में मेरे साथ लिखिए, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबली समझ में आएगा. तो फर्मेट्स थ्योरम और यूलर थ्योरम ये करके रखिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग.